वेलकम टू द चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। तो आप सब जेई मेंस और नीट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स, आप सबको मालूम है कि आपके एग्जाम सब पास में आ रहे हैं। आपने जो मेहनत 2 साल की है, अब उस मेहनत को टेस्ट करने का टाइम है। और उस मेहनत को टेस्ट करने से पहले आपको क्या करना चाहिए कि आप उस एग्जाम से बहुत अच्छे से कर सकें। आपको अपने सारे 2 साल में जो पढ़ाई की है उसको अच्छे से रिवाइज करना है। और उस रिवीजन में हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? हम आपकी हेल्प करने वाले हैं आज बाय डिस्कसिंग अ फ्यू एनटीए मॉक टेस्ट क्वेश्चंस। तो एनटीए आप सब जानते हो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो कि जेई मेंस और नीट एग्जामिनेशंस को होल्ड करती है। तो और उन्होंने एक ऐप को लॉन्च किया है, दैट इज नेशनल टेस्ट अभ्यास, जिसमें जेई मेंस और नीट के पैटर्न पे बहुत सारे मॉक टेस्ट गिवन है। और वो मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस हैं ऑब्वियसली वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगर हर स्टूडेंट शायद उन इतने ज्यादा मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। इसलिए हमने सोचा कि हम क्या करेंगे, इन एनटीए मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को स्कैन करेंगे और आपके लिए चैप्टर वाइज उन मॉक टेस्ट क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे सो दैट कि आपके टॉपिक्स रिवाइज हो जाए। आज का जो टॉपिक है जिसे हम रिवाइज करने वाले हैं वो है ग्रुप 17 फ्रॉम द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज द हेलोजन फैमिली। तो हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस ग्रुप 17 से रिलेटेड। और इन क्वेश्चंस के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि आपकी बहुत ही जल्दी से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स फ्रॉम ग्रुप 17 की रिवीजन हो जाए। सो आई होप आपको ये बहुत हेल्प करेगा अपने एग्जामिनेशन में प्रिपेयर करने के लिए। बट प्लीज डू रिमेंबर, अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को जरूर रीड कीजिएगा। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्पेशली आपकी एक एक लाइन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की जरूर रीड की हुई होनी चाहिए। तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल, एंड आई होप कि आप ये लर्निंग मेरे साथ एंजॉय करेंगे और बहुत बेनिफिट करेंगे और अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, iodine is a solid and sublimes at ordinary temperature. This is because of weak iodine bonds, strong iodine bonds, lone pair repulsions, weak van der Waals forces between the iodine molecules. तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए, इस लेक्चर को पॉज करके, और अपना आंसर चूज कर लीजिए और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। उससे आपको ये जो लर्निंग होगी वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो अगर आपने आप लोगों ने आंसर चूज कर लिया है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी चॉइस। अब वो डी चॉइस क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आयोडीन एक सॉलिड है, मगर वो एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ही सब्लाइम कर जाता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है सॉलिड से गैस मॉलिक्यूल्स बनना बहुत आसान है। तो वो बहुत आसान इसलिए है क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही वीक है, राइट? तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा कि आयोडीन इज अ सॉलिड एंड सब्लाइम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर बिकॉज ऑफ वीक वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयोडीन मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले टू द हैलोजन फैमिली। तो सबसे पहली हैलोजन है हमारे पास फ्लोरीन, जो कि एक गैस है, एक पेल येलो कलर की गैस है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? क्लोरीन। तो क्लोरीन भी एक गैस है और ये एक ग्रीनिश येलो कलर की गैस है। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास ब्रोमीन। तो ब्रोमीन इज अ रेडिश ब्राउन लिक्विड, जबकि आयोडीन दिस इज अ डार्क वायलेट सॉलिड। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो है एस्टेटिन, जो कि यहाँ पे गिवन नहीं है। तो एस्टेटिन इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो उसे हम नॉर्मली जब हम हेलोजेंस की स्टडी करते हैं तो उसको डिस्कशन का पार्ट हम नहीं रखते, राइट? तो फ्लोरीन एक गैस, क्लोरीन एक गैस, ब्रोमीन एक लिक्विड और आयोडीन एक सॉलिड। और इन सबके ये जो कलर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए याद रखने, राइट? तो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 2. The highest electron affinity is shown by the fluoride ion, the chloride ion, sodium ion or the lithium ion. तो प्लीज इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए ये प्लीज ध्यान रखना कि ये फ्लोरीन, क्लोरीन, सोडियम और लिथियम नहीं है, ये उनके कॉरस्पॉन्डिंग आयंस हैं।
तो वेल अगर आप लोगों ने अपना आंसर चूज कर लिया है तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी चॉइस, लिथियम आयन। जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती क्या करने वाले हैं, ये करने वाले हैं कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज गोइंग टू बी शोन बाय क्लोरीन, मगर यहाँ पे ये क्लोरीन नहीं है, ये एक क्लोराइड आयन है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द आइसोलेटेड गैसियस एटम और आयन। ठीक है, तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा एक न्यूट्रल गैसियस एटम में या एक आयन में, हम उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, रिलीज होगी, उसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है दिस इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज ओवर साइज ऑफ द एटम और आयंस। तो हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं सबसे पहले इनके चार्जेस को। तो फ्लोराइड आयन और क्लोराइड आयन के केस में ये चार्ज होगा माइनस, जबकि सोडियम और लिथियम के केस में हो गया ये पॉजिटिव। तो हमेशा एक नेगेटिव वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू से कम होती है, तो हम इसको यहाँ पे इसलिए छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या कंपेयर करना है, एक सोडियम आयन और लिथियम आयन। तो किसका साइज छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी। तो लिथियम आयन की सोडियम आयन से एफिनिटी ज्यादा होगी, और हम इसे अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि अगर एक ऐड होना है इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस बहुत आसानी से उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर पाएगा अगर उस कॉरस्पॉन्डिंग एटम का जो साइज है वो छोटा है। साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आसानी से पुल कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2, जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लिथियम आयन। अब बिफोर हम अगला क्वेश्चन देखें, हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात की है, तो हम जल्दी से कुछ एटॉमिक फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड यहाँ पे हैलोजेंस के ट्रेंड्स देख लेते हैं, सो दैट कि वो हमेशा आपको याद रहे। तो सबसे पहले हमारे पास वो ट्रेंड्स है जो कि फ्लोरीन से आयोडीन जाते हुए बढ़ रहे हैं। तो फ्लोरीन से आयोडीन जाते हुए सबसे पहले एटॉमिक साइज, आयनिक साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी अमंग द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास फ्लोरीन एटम छोटा है, तो फ्लोरीन का जब मॉलिक्यूल दो एटम्स फॉर्म करेंगे तो उनके बीच भी जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम होगी, और आयोडीन के केस में आयोडीन आयोडीन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं बिकॉज वन द वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करती हैं। सिमिलरली जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, एटॉमिक मास इंक्रीज करता है, तो इसलिए यहाँ पे डेंसिटी भी इंक्रीज करती है। नेक्स्ट हमारे पास वो ट्रेंड्स है जो फ्लोरीन से आयोडीन जाते हुए कम होते हैं। तो हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज करेगी, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो एनर्जी कम चाहिए है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, और हम हमेशा याद रखेंगे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम यूज होगी, और इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, प्लीज डू रिमेंबर, वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। फ्लोरीन दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। और वो क्यों ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर है, क्योंकि इसका जो साइज है वो बहुत छोटा है, और इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो उसकी वजह से इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो बहुत ज्यादा है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस भी की थी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की फ्लोरीन से हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फील करता है, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद फ्लोरीन की, और वैसे जनरली हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो कि आपको याद रखना है वो रिलेटेड है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में सबसे ज्यादा क्लोरीन की होगी एनर्जी, उसके बाद ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन और फिर आयोडीन। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, हमें मैच द फॉलोइंग करना है। ICl2 नेगेटिव, BrF2 पॉजिटिव, ClF4 नेगेटिव, AlCl
4 नेगेटिव, और इनके हमें यहाँ पे शेप्स गिवन है, लीनियर है, पिरामिडल है, टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, या ये एंगुलर है, और उसमें से आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन मैच करने के बाद, राइट। तो वेल आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको खुद से ट्राई कीजिए और फिर हम इसे डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपका केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट्स को टेस्ट करता है। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है सी चॉइस। यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखेंगे कि ICl2 नेगेटिव, वो उसकी शेप जो होगी वो लीनियर होगी, BrF2 पॉजिटिव की एंगुलर होगी, ClF4 नेगेटिव की स्क्वायर प्लेनर होगी, और AlCl4 नेगेटिव की टेट्राहेड्रल शेप होगी। तो वेल हम इसे कैसे करते हैं, उसके लिए बहुत आसान हमारे पास एक ट्रिक है, जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन को ढूंढ सकते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढ सकते हैं, और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये दो ट्रिक्स हैं जो कि मैंने अपने केमिकल बॉन्डिंग के कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स में भी दिए हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ एक डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि आपके लिए ये स्ट्रक्चर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले वो ट्रिक देखते हैं और उसके हिसाब से कैसे इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं वो देखेंगे। ट्रिक क्या है हमारी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स को प्रेडिक्ट करने के लिए? वेल वो है उनके स्टीरिक नंबर को कैलकुलेट करना। अब स्टीरिक नंबर सबसे पहले क्या होता है, ये वो नंबर है जिससे हम ढूंढने के बाद हमें ये मालूम लगता है कि एक मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के आसपास कितने बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टू द सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल प्लस द नंबर ऑफ लोन पेयर्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द स्टीरिक नंबर। ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये आयन भी हो सकता है, और इससे हमें क्या मिलता है, BSc थ्योरी में ये हमें बहुत यूजफुल होता है, बिकॉज उससे हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल की शेप को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे दो ट्रिक्स के साथ स्टीरिक नंबर को ढूंढ सकते हैं। पहली ट्रिक मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रही हूँ और दूसरी ट्रिक को मैंने अपने केमिकल बॉन्डिंग के डिटेल्ड प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 29 में दिया हुआ है। आप उस लेक्चर को वहां पे देख सकते हैं। थरो अंडरस्टैंडिंग, आपको एक एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। इनफैक्ट आपका केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो हमने अपने केमिकल बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट में 40 लेक्चर्स को पोस्ट किया है, हर एक कंसेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आपको जहां पे भी कोई डाउट हो प्लीज फील फ्री, आप उसको वहां पे आप देख सकते हैं। कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमेशा कमेंट सेक्शन में डाल के हमें पोस्ट कर सकते हैं। वी विल ऑलवेज रिवर्ट बैक टू यू। ठीक है, तो हम जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उस डाउट को हम क्लैरिफाई कर दें। तो स्टीरिक नंबर की जो मैं यहाँ पे ट्रिक यूज कर रही हूँ वो है कि स्टीरिक नंबर को कैलकुलेट करने के लिए आप एक n लेंगे। n क्या है अभी आपको बताती हूँ, उसको फिर हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करने के बाद आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। तो क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय 2 को जो हम ऐड करेंगे तो वो हमें देगा स्टीरिक नंबर। तो सबसे पहले n क्या है, तो n इज द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स। तो जो भी आपको मॉलिक्यूल या आयन गिवन है उसमें जितने भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है उसका सम कर दीजिए। अगर वो एक आयन है तो या वो एक नेगेटिव आयन होगा या एक पॉजिटिव आयन होगा। तो अगर नेगेटिव आयन है तो जितना भी चार्ज है नेगेटिव वो आप इस नंबर में ऐड कर दीजिए, और अगर वो एक पॉजिटिव आयन है तो वो नंबर आप उस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में से माइनस कर दीजिए। ये आपको n देगा। बट प्लीज डू रिमेंबर, अगर ये वैल्यू n की ऑड आती है तो आप इस ट्रिक को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको दूसरी ट्रिक यूज करनी पड़ेगी जो कि मैंने उस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 29 केमिकल बॉन्डिंग प्लेलिस्ट में गिवन है। ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ पे हमें Q से क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स या जितने भी वो सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है एटम, सेंट्रल एटम, वो हमें मालूम लगेगा। उसके बाद रिमाइंडर, तो रिमाइंडर से हमें मिलता है नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इस R को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो Q और R/2 का जब आप टोटल करोगे तो आपको मिल जाएगा स्टीरिक नंबर। इसे हम यूज करते हैं एक
पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन के लिए हम ICl2 नेगेटिव का स्टीरिक नंबर ढूंढते हैं और उससे कैसे हमें ज्योमेट्री, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, हाइब्रिडाइजेशन सब मालूम लगता है ये समझते हैं, और फिर बाकी के आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास है ICl2 नेगेटिव में स्टीरिक नंबर ढूंढने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया और हमने नंबर सबसे पहले n कैलकुलेट किया, राइट। तो n कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले इस आयन के अंदर जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो ऐड करने हैं, और क्योंकि ये एक नेगेटिव आयन है तो यहाँ पे -1 चार्ज है तो हम इसमें +1 कर देंगे टू द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो आयोडीन और क्लोरीन तीनों और 2 क्लोरीन के एटम्स, तो हमारे पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 7 आयोडीन के लिए, क्लोरीन के लिए भी 7, सो 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 और नेगेटिव चार्ज के लिए +1, तो ये टोटल जो आएगा दैट विल बी 22। अब इस 22 को हम 8 से डिवाइड करेंगे और 8 से डिवाइड जब हम करेंगे तो क्वेश्चन आएगा 2, 8 2 16 और रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा 6, ठीक है। और r/2 करेंगे तो आएगा 3, तो हमारे पास क्वेश्चन आया 2, रिमाइंडर बाय 2 आया 3। तो जो स्टीरिक नंबर होगा दैट विल बी 2 + 3, दिस इज इक्वल टू 5। तो ये 5 स्टीरिक नंबर के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी दैट विल बी sp3d, राइट। तो अगर स्टीरिक नंबर 2 होता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, स्टीरिक नंबर 3 होता है तो sp2 होती है, अगर 4 हो जाएगा तो sp3, 5 हो जाएगा तो sp3d, 6 हो जाएगा तो sp3d2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस स्टीरिक नंबर के अकॉर्डिंगली sp3d हाइब्रिडाइजेशन मिलती है। अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो ज्योमेट्री होगी दैट इज गोइंग टू बी अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, जैसे कि PCl5 मॉलिक्यूल में होती है, मगर यहाँ पे हमारे पास 2 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो उसकी वजह से जो लोन पेयर होंगे वो प्रेफर करेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहना और बॉन्डेड पेयर दोनों चले जाएंगे एक्सियल पोजीशन पे। अब एक्सियल पोजीशन पे जाने से जब हम एक मॉलिक्यूल की शेप को देखते हैं, ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही रहेगी, मगर शेप में हम क्या देखते हैं, सिर्फ एटम्स की पोजीशन। यहाँ पे लोन पेयर्स को हम काउंट नहीं करेंगे, तो एटम्स यहाँ पे कैसे प्लेस्ड है, वेल एक ही लाइन में प्लेस्ड है, इसलिए इस मॉलिक्यूल ICl2 नेगेटिव एक आयन है तो इसकी जो शेप हो जाएगी वो हो जाएगी एक लीनियर शेप, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ रहा है। आपको कोई भी डाउट्स हो प्लीज मेरे केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स को आप देखिए, आपको बहुत अच्छे से सारे कंसेप्ट्स आ जाएंगे। सो अब हमारे पास ICl2 नेगेटिव के अंदर जो शेप आएगी दैट विल बी अ लीनियर शेप, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d। सिमिलरली अगर हम BrF2 पॉजिटिव की हाइब्रिडाइजेशन को निकालेंगे तो दिस विल कम एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो ज्योमेट्री होती है दैट इज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, मगर 2 लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से हमें जो शेप दिखाई देगी दैट विल बी अ एंगुलर शेप, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक वाटर मॉलिक्यूल की होती है। नेक्स्ट हमारे पास है ClF4 नेगेटिव, इसकी जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो दैट विल कम अप एज sp3d2 और जो शेप आएगी दैट इज गोइंग टू बी अ स्क्वायर प्लेनर शेप, ठीक है। तो ये जो चारों एटम सेंट्रल एटम के आसपास अरेंज्ड है वो एक ही प्लेन में होंगे, इसलिए ये एक स्क्वायर प्लेनर शेप होगी और लोन पेयर एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है AlCl4 नेगेटिव, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एल्यूमिनियम सेंट्रल एटम 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, 4 बॉन्ड्स के अकॉर्डिंगली जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट विल बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड द शेप इज गोइंग टू बी अ टेट्राहेड्रल शेप। तो इस ट्रिक को यूज करके आप सारी ज्योमेट्रीज, हाइब्रिडाइजेशन और शेप्स को ढूंढ सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस जरूरत है और थोड़ा आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट्स को ही चेक करता है। द सेट विच हैज ऑल द स्पीशीज प्लेनर इज, और आपको 4 चॉइसेस में 4 एग्जांपल्स गिवन है। आपको इन सब में क्या करना होगा, हाइब्रिडाइजेशन चेक करके शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स को ढूंढ करके बताना होगा कि कौन सा प्लेनर है कौन सा नहीं। तो जल्दी से आप ट्रिक को यूज करके ही इसे करेंगे, और जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए आसान होगा क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना, अदरवाइज आपको टाइम बहुत लगेगा। तो पहले आप अपने खुद से सॉल्यूशन चेक कीजिए और फिर हम उसे डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो अभी एक क्वेश्चन के अंदर जो आंसर करेक्ट है वो है ए चॉइस। I3 नेगेटिव में sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होगी। अगेन दो बॉन्डेड पेयर्स जो होंगे वो एक ही लाइन में लाई करेंगे तो लीनियर मॉलिक्यूल होगा। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड भी एक लीनियर मॉलिक्यूल है। XeF4 में प्लेनर शेप आएगी, स्क्वायर प्लेनर शेप होगी, क्योंकि जो दोनों लोन पेयर्स होंगे वो एक्सियल पोजीशन पे लाई करेंगे, चारों बॉन्डेड पेयर एक ही प्लेन में लाई करेंगे। I2Cl6 ICl3 का डाइमर है, और ICl3 के अंदर sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होगी, और उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे आयोडीन और क्लोरीन के बीच में दो जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे उनका एक डाइमर फॉर्म होगा। तो एक क्लोरीन से इस तरीके से आयोडीन की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और दूसरे में दूसरे की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तो ये एक बनाना बॉन्ड होगा। मगर ये एक ऐसा बनाना बॉन्ड है जहां पे जो मॉलिक्यूल की शेप होगी वो एक प्लेनर शेप होगी, ये आपको याद रखना है। अब ये ICl3 मॉलिक्यूल जो इंपॉर्टेंटली मुझे हेलोजन फैमिली से रिलेटेड बात करनी है वो ये है कि ये एक इंटर हेलोजन कंपाउंड है। इंटर हेलोजन कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि दो हेलोजन्स के बीच में कंपाउंड बनता है, उनमें से दो में से एक ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और ऑब्वियसली दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा। तो जिस तरीके से अगर मैं यहाँ पे सुपोजिटली सोडियम क्लोराइड लिखूं तो आपके पास ये Na पॉजिटिव होता है, ये Cl नेगेटिव होता है। ऑलराइट, ऑल्दो ये कोवलेंट बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, तो आप देख सकते हो कि इसको अगर हम इसके सिमिलर रखें तो हमारे पास ये जो क्लोरीन वाला पार्ट है वो नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, और हम अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि क्लोरीन इज गोइंग टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन। तो हमेशा ये याद रखना कि जो ये आगे वाला पोर्शन है जो कैटायनिक पार्ट सॉर्ट ऑफ थिंग है, अगर हम इसको AX लिखेंगे तो ये जो A होगा दैट विल बी अ नेक्स्ट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन, और ये जो X होगा दैट विल बी अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन। एक और मॉक टेस्ट में मैंने क्वेश्चन देखा था जिसमें डिफरेंट सारे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स दे वर गिवन, और आपको चूज करना था कि कौन सा पॉसिबल है। तो अगर आपको ICl3 हो और दूसरी तरफ आपको Cli3 मॉलिक्यूल गिवन हो तो ये वाला पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आयोडीन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन क्लोरीन। हमेशा ये जो X होगा इंटर हेलोजन कंपाउंड में दैट हैज टू बी द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इनसे रिलेटेड आपको सीखनी है वो है NCERT टेक्स्ट बुक में गिवन इनकी प्रेपरेशन और साथ ही में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। सो वो यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में नहीं आई, पर प्लीज मेक श्योर कि आप उसको अपनी NCERT टेक्स्ट बुक में से जरूर रीड कर लें। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स। अगेन आपको 4 मॉलिक्यूल्स गिवन है, आपके केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट्स को चेक करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंटली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप अब इसको पॉज करके खुद से ट्राई कर लीजिए, और आपका जो आंसर है वेल वो आना चाहिए डी चॉइस। अब ये डी चॉइस क्यों आया, अगर आपका सही है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो सबसे पहले हमारे पास है ClF3 का मॉलिक्यूल, जिसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन आप चेक करोगे तो आएगी sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि हमारे पास अगर आपको बॉन्ड एंगल ढूंढना है तो FClF का बॉन्ड एंगल ढूंढना है, जो कि या तो ये एंगल हो सकता है 1, और दूसरा एंगल जो पॉसिबल है वो ये हो सकता है ये वाला। ठीक है, अब इस केस में अगर हम ब्लू वाले की बात करें तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री। अप्रोक्सीमेटली मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये लोन पेयर रिपल्शंस की वजह से ये थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास FClF, तो इसमें भी अगेन लोन पेयर रिपल्शंस की वजह से ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं। ये नॉर्मली 90 डिग्री का एंगल होता है एक एक्सियल बॉन्ड में और एक इक्वेटोरियल बॉन्ड में, मगर अगर यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शंस की वजह से ये जो एंगल है इस कम्स अप टू 86 डिग्री।
ठीक है। अब आपसे कौन सा एंगल पूछा गया है ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसलिए हम एक बार इन दोनों को ही सोच के चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है BF3। तो BF3 के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, सारे ही बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आएगा दैट विल बी, ईच एंगल विल बी 120 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है PF3 और NF3, दोनों ही केसेस में एक लोन पेयर री बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3। अगर ये सारे ही बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते तो बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.5 डिग्री। इसका मतलब ये है कि इन दोनों को रहना है आपस में पास पास। और अगर हमें कंपेयर करना है तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है कि अगर ClF3 का एंगल 180 डिग्री पूछा तो ये सबसे ज्यादा, फिर BF3 और फिर उसके बाद PF3 और NF3 में से हम अभी डिसाइड करेंगे। अदरवाइज दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि BF3 सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद NF3 और PF3 में से कुछ आएगा और ClF3 का एंगल सबसे कम होगा। अब अगर हम यहाँ पे चॉइसेस देखें तो हमारे पास ये वाली पॉसिबिलिटी कहीं पे भी नहीं बनेगी। हमेशा ही हमारे पास पॉसिबिलिटी में ClF3 और BF3 इकट्ठे नहीं है इस ऑर्डर में। ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ऑप्शन हमें चूज करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी जिसमें BF3 सबसे ज्यादा हो और ClF3 सबसे कम हो। ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली अगर आप चेक कर रहे हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि B और D ऑप्शन है जो कि पॉसिबल है। अब B और D ऑप्शन में से हम कौन सी चूज करें? वेल उसके लिए हमें PF3 और NF3 के अंदर बॉन्ड एंगल को अंडरस्टैंड करना होगा। वेल NF3 और PF3 के केस में लोन पेयर की वजह से ऑब्वियसली 109.5 डिग्री से एंगल को कम होना है, मगर किसमें ज्यादा कम होगा? वेल नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन का साइज छोटा है, फास्फोरस का साइज बड़ा है। तो नाइट्रोजन के केस में जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है छोटे एटम के साइज की वजह से बहुत ज्यादा पास पास में नहीं जा सकते, जबकि फास्फोरस के केस में वो पास में आ सकते हैं क्योंकि फास्फोरस का साइज बड़ा हो जाएगा। इसलिए NF3 का जो बॉन्ड एंगल होगा दैट विल बी ग्रेटर देन PF3 बॉन्ड एंगल, और जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो बनेगी डी चॉइस। ठीक है। बट यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि मैं आपके साथ रिवाइज करना चाहूंगी, और वो कंसेप्ट क्या है कि आप लोगों को वैल्यूज कंपेयर करनी है बॉन्ड एंगल्स की NF3 और NH3 की, और साथ में PH3 और PF3 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंटली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। माय लेवल बेस्ट ट्राई ये है कि आप लोगों को जितनी चीजें एक ही लेक्चर में एक ही क्वेश्चन में करा सकूं वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, राइट। तो NH3 और NF3 के केस में आप क्या देखते हो कि जो NH3 का बॉन्ड एंगल है वो PF3 से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि दोनों में ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, दोनों में ही एक लोन पेयर और 3 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मगर यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर सकता है। जब वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करता है तो नाइट्रोजन के एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रह जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो इसका मतलब है बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ज्यादा पास में आ जाते हैं। तो इसलिए NH3 के कंपेरिजन में NF3 में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बॉन्ड जो एंगल है वो कम हो जाता है। अब सिमिलरली केस अगर हम PH3 और PF3 के केस में देखें तो सरप्राइजिंगली हमें ऐसा नहीं दिखता कि PH3 में बॉन्ड एंगल ज्यादा और PF3 में कम। तो ये आपको क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि ऐसा क्यों है कि PF3 में PH3 के कंपैरिजन में बॉन्ड एंगल ज्यादा है। तो अगेन अगर हम अंडरस्टैंड करें तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल किया तो फास्फोरस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होनी चाहिए, तो PH3 के कंपैरिजन में PF3 का बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए था, मगर नहीं हुआ। उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है बैक बॉन्डिंग। फॉस्फोरस एक थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, उसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो फ्लोरीन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर कर सकता है थ्रू बैक बॉन्डिंग, और अगर वो शेयर करेगा थ्रू बैक बॉन्डिंग तो फॉस्फोरस पे वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास में नहीं आ पाएंगे, वो इनफैक्ट थोड़ी दूर जाएंगे। तो हम देखते हैं कि PH3 के कंपैरिजन में PF3 में बॉन्ड एंगल बढ़ गया। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको हमेशा याद रखनी है। बैक बॉन्डिंग हमने बहुत डिटेल में अगेन अपने केमिकल बॉन्डिंग वाले लेक्चर्स में
एक्सप्लेन किया है। 3 लेक्चर्स हैं मेरे बैक बॉन्डिंग में। पहला सिर्फ एक्सप्लेन करता है कि बैक बॉन्डिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड करो, उसकी कंडीशंस क्या हैं वो आपको अच्छे से समझ हो। और उसके बाद 2 लेक्चर्स हैं जो कि हमने कंप्लीटली सिर्फ एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ बैक बॉन्डिंग पे डाले हैं, जो कि आपको हर एक क्वेश्चन रिलेटेड टू बैक बॉन्डिंग का आंसर दे देगा और आप अपने एग्जामिनेशन में उसकी हेल्प से एक्सेल करेंगे। सो प्लीज डू नॉट मिस दैट। अगर आपको बैक बॉन्डिंग के कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो डू वॉच दैट लेक्चर। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि NaNO3 को हम हीट करते हैं तो A प्लस बी बनता है। A प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड C फॉर्म करता है और साथ में वाटर बनता है। और आपको C और A के कलर्स बताने हैं। कलरलेस है, रेडिश ब्राउन है, ग्रीन येलो गैस है, कलरलेस है, येलो रेडिश ब्राउन। तो इस तरीके से आपको बताना है। तो ऑब्वियसली आपको इसके प्रोडक्ट्स मालूम होने चाहिए कि क्या बनेंगे, तभी आप C और A के कलर्स को बता पाएंगे। सो अगर आप लोगों ने अपना आंसर चूज कर लिया तो लेट अस डिस्कस इट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। इसमें जो ए है वो ग्रीन येलो कलर का कंपाउंड बनेगा और जो सी है वो जो सी है वो ग्रीन येलो कलर का होगा और जो ए है दैट विल बी कलरलेस। अब हम इसे कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, क्या ग्रीन येलो कलर का है, क्या कलरलेस है, तो लेट अस टॉक अबाउट इट। सबसे पहले हमें बताना है कि NaNO3 को हीट करने पे क्या बनता है। ये है सोडियम नाइट्रेट। और अगर आप लोगों को नाइट्रेट्स को याद करना हो कि कौन सा मेटल नाइट्रेट हीट करने पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो प्लीज एक बहुत आसान ट्रिक से मैं आपको इसको बहुत जल्दी से याद करा सकती हूँ। और वो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेड इजी प्लेलिस्ट में। उस प्लेलिस्ट में आपको ऊपर यहाँ पे सजेशंस में भी आई लिंक पे आपको इसका वीडियो का लिंक दिखाई देगा, आप उसको देख सकते हैं। अदरवाइज आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में हीटिंग इफेक्ट्स ऑन मेटल नाइट्रेट्स वाले लेक्चर पे क्लिक करना और आपको सारे के सारे जितने भी मेटल नाइट्रेट्स हैं उनको हीट करने पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है बहुत आसानी से याद करने के लिए ट्रिक मिल जाएगा। बट फिलहाल के लिए याद रखना कि लिथियम नाइट्रेट को छोड़कर बाकी के सारे अल्कली मेटल नाइट्रेट्स फॉर्म करते हैं अल्कली मेटल का नाइट्राइट और साथ में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। तो इसकी रिएक्शन जो बनेगी वो बनेगी NaNO3 को हीट करने पे ऑक्सीजन मिलेगा और NaNO2 मिलेगा। जबकि अगर मैंने आपको कहा कि लिथियम नाइट्रेट की एक्सेप्शन है, वो एक एनालॉमस बिहेवियर शो करता है, तो लिथियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, साथ में NO2 गैस रिलीज होती है और साथ में ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये लिथियम नाइट्रेट के प्रोडक्ट्स है। सब मेटल नाइट्रेट्स के लिए यू कैन वॉच दैट लेक्चर। बहुत आसानी से आप बहुत सी चीजें उस लेक्चर में सीख लोगे। ऑलराइट, अब यहाँ पे A और B, सोडियम नाइट्राइट भी कलरलेस होता है, ऑक्सीजन भी कलरलेस होता है। अब इनमें से A क्या है, B क्या है, वो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन पे डिपेंड करता है। और हमारी नेक्स्ट रिएक्शन उसका आंसर क्या है कि ऑक्सीजन HCl इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड फॉर्म करता है क्लोरीन और वाटर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डीकन्स प्रोसेस। दिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्लीज इसको अच्छे से याद रखना। इसके साथ क्लोरीन की और भी प्रेपरेटरी रिएक्शंस गिवन है NCERT टेक्स्ट बुक में। बेल्डन्स प्रोसेस है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। उन रिएक्शंस को भी आप अच्छे से जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन है जो कि C है और A है ऑक्सीजन। और C क्लोरीन क्या है, कैसी गैस है, हमने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में किया था। ये एक ग्रीनिश येलो कलर की गैस है और ऑक्सीजन एक कलरलेस गैस है। सो द कलर्स ऑफ C एंड A आर गोइंग टू बी ग्रीनिश येलो एंड कलरलेस। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। गुड। Next question, the change in oxidation state of iodine when excess of chlorine water is added to an iodide salt is, and you have to think.
चलिए अब इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 6 की। अब ये कैसे हुई 6 की ऑक्सीडेशन स्टेट, लेट अस अंडरस्टैंड। तो क्लोरीन वाटर क्या होता है, क्लोरीन प्लस वाटर को हम क्लोरीन वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होनी है क्लोरीन और वाटर के साथ होनी है, किसकी रिएक्शन होनी है, हमने लिया है एक आयोडाइड सॉल्ट। तो आयोडाइड सॉल्ट यहाँ पे हमने क्या लिया है, पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम आयोडाइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके KCl फॉर्म करता है और साथ में आयोडीन। क्लोरीन, आयोडीन और वाटर मिलके जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बनता है HCl और आयोडिक एसिड। तो यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, Ki में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और HiO3 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 5। सो 5 माइनस -1, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। और यहाँ पे हो क्या रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। तो हमारे पास क्लोरीन की कुछ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हैं, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT टेक्स्ट बुक में गिवन है, सो प्लीज उनको जरूर रीड कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल्स की, तो क्लोरीन ऑक्सीडाइज करता है फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में, सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में, मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड को H2SO4 में। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बाकी आपको डिटेल में NCERT टेक्स्ट बुक में हर एक रिएक्शन को याद करना बहुत बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जब हम हेलोजेंस की बात करते हैं। तो हेलोजेंस की रिएक्शंस NaOH के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में भी ऐसी ही कुछ एग्जांपल है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन X एंड Y रिस्पेक्टिवली आर, NaOH जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो एक मेन कंपाउंड X और कुछ साइड प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो एक मेन कंपाउंड Y और कुछ साइड प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है, और आपको वो X और Y बताने हैं कि क्या है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरीन की, तो इनको आपको मिस नहीं करना। मैं इनको आपको बहुत अच्छे से सिखाने भी वाली हूं, बट अगर आपको आंसर आता है तो पहले खुद से ट्राई कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी चॉइस। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, जब वो हॉट और कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, तो फॉर्म करेगा NaCl प्लस NaClO3 और वाटर। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्राई कंडीशन में, दिस इज गोइंग टू बी ड्राई स्लेक्ट लाइम, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करेगा CaOCl होल ट्वाइस प्लस कैल्शियम क्लोराइड और वाटर, एंड दिस इज कॉल्ड एज ब्लीचिंग पाउडर। This is very very important reaction. Similarly ये reaction अगर आप previous year examination questions देखोगे तो चाहे नीट, चाहे JEE एडवांस, चाहे JEE मेंस, हर पेपर में आपको ये एक क्वेश्चन जरूर दिखाई दे जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। और मैं अब आपको डिटेल में इस रिएक्शन को समझाने वाली हूँ सो दैट कि आप इसे भूलें नहीं। तो हम सीखने वाले हैं ट्रिक टू रिमेंबर द रिएक्शंस ऑफ हेलोजेंस विद NaOH, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं पहली रिएक्शन की, जहां पे हमारे पास क्लोरीन है, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, और NaOH कैसा, डाइल्यूट और कोल्ड। आपको दो तरह की रिएक्शन सीखनी है, क्लोरीन की NaOH डाइल्यूट एंड कोल्ड के साथ, और फिर क्लोरीन एंड NaOH हॉट एंड कंसंट्रेटेड के साथ। तो क्लोरीन की डाइल्यूट और कोल्ड NaOH के साथ पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि जो NaOH है वो अपनी एक्वस कंडीशन में है। एक्वस कंडीशन का मतलब कि यहाँ पे साथ में वाटर भी होगा। तो वाटर भी होगा का सिग्निफिकेंस क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोरीन को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो आपको क्लोरीन और वाटर की भी रिएक्शन याद हो जाएगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम NaOH के साथ रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट समझेंगे कि क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्लोरीन और वाटर की रिएक्शन। अब क्लोरीन और वाटर की रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि क्लोरीन मॉलिक्यूल को Cl बॉन्ड Cl हम लिख सकते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल को H पॉजिटिव OH नेगेटिव लिख सकते हैं ऑलराइट। अब ये क्लोरीन कैसा मॉलिक्यूल है, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, मगर आप लोगों ने पढ़ा है कि इंस्टेंटेनियस डायपोल क्या होता है। कोई एक ऐसा मोमेंट हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज एक क्लोरीन एटम की तरफ मूव कर जाए और दूसरे की तरफ
चार्ज कम रह जाए, तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर एक इंस्टेंटेनियस डायपोल क्रिएट हो जाएगा, एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए। और उस एक इंस्टेंट में जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो जो पॉजिटिव वाला होगा वो OH नेगेटिव के साथ कंबाइन कर जाएगा और जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो H पॉजिटिव के साथ कंबाइन कर जाएगा। तो बहुत आसानी से आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, HCl और HOCl। आसान है याद रखना, जो H के साथ कंबाइन किया वो HCl बन गया, जो Cl OH के साथ कंबाइन करके HOCl बन गया। और HOCl क्या होता है, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। तो इस क्लोरीन और वाटर की रिएक्शन से हमें क्या मिलता है, HCl और हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हमारा काम बहुत आसान है। अब हमें क्या करना है, इन HCl और हाइपोक्लोरस एसिड को NaOH के साथ रिएक्ट करा देना है। तो हमारे पास है HCl और NaOH। आप लोगों ने एसिड बेस रिएक्शंस को स्टडी किया है, तो क्या फॉर्म करेंगे, NaCl सॉल्ट और साथ में वाटर, ठीक है। और दूसरी तरफ HOCl अगेन एक एसिड NaOH के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करेगा NaOCl और साथ में वाटर। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। जब आप इनको एड अप करोगे तो आपके पास आएगा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट NaCl, NaOCl और साथ ही में वाटर। बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। अभी आपको कंप्लीट रिएक्शन भी मैं दिखाऊंगी। ऑलराइट, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, क्लोरीन की NaOH के साथ रिएक्शन, बट इस बारी NaOH कैसा है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अगेन हमारे पास एक्वस NaOH है, तो क्लोरीन NaOH और वाटर प्रेजेंट है। पहले हमने क्लोरीन और वाटर की रिएक्शन करानी है, बिल्कुल जैसे हमने पहले की थी। तो क्या बनेगा, HCl और HOCl। मगर अब फर्क क्या पड़ा, पहले जो टेम्परेचर था वो क्या था, कोल्ड था, NaOH कैसा था, डाइल्यूट था। अब कैसा है, हॉट है, कंसंट्रेटेड NaOH है। तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा कि ये जो NaOCl है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की आगे एक क्वेश्चन में डेफिनेशन भी आएगी, बट एसेंशियली क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन है, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑब्वियसली, और ये फॉर्म ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली अंडरगो करके दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करेगा। इस रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। आगे आपको इसकी डेफिनेशन भी मिल जाएगी अगले एक क्वेश्चन में। ऑलराइट, तो अब HOCl जब डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा तो ये फॉर्म करेगा HClO3 और साथ ही में HCl। कैसे याद रख सकते हैं, याद इस तरीके से रख सकते हैं कि HOCl में जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएगा। क्लोरीन की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +7 होती है। मगर अगर आप मेरा ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस वाला लेक्चर अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में से देखोगे तो आपको अंडरस्टैंड करोगे कि जो हमारे मेन एसिड होते हैं वो होते हैं इक एसिड, और वो हमेशा ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट हेलोजेंस में जहां पे जो इक एसिड होता है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो जितने भी ये ऑक्सीडेशन स्टेट इक एसिड से कम वाले हैं, जैसे कि HOCl है, HOCl2 है, तो जब भी हम इनको हीट करेंगे तो ये फॉर्म करेंगे अपना इक एसिड वाला कंपाउंड, ठीक है। तो ये क्या बनाएंगे, क्लोरिक एसिड फॉर्म करेंगे, क्लोरिक एसिड बनेगा और साथ ही में HCl फॉर्म होगा, जहां पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सबसे कम वाली -1, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब आपके पास दो प्रोडक्ट्स आ गए कि हमारे पास इस क्लोरीन और वाटर की रिएक्शन के साथ क्या बना, क्लोरीन और वाटर की रिएक्शन के साथ HCl और HOCl बनेगा, मगर हम HOCl को हीट करने पे HClO3 और 2HCl फॉर्म करते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो अल्टीमेटली आप HOCl को कैंसिल आउट कर दोगे। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट्स जो बनेंगे वो बनेंगे क्लोरीन और हॉट वाटर आप कह सकते हो के साथ HClO3 और HCl बना, ठीक है, समझ में आया। अब आपने इसको आगे NaOH के साथ रिएक्ट करा देना ना, तो अगेन NaCl और वाटर बनेगा और साथ में NaClO3 प्लस वाटर बनेगा। तो इन दो रिएक्शंस में क्या बन रहा है, लेट अस सी। तो क्लोरीन और NaOH जब डाइल्यूट और कोल्ड होगा तो NaCl NaOCl प्लस वाटर फॉर्म करेगा, जबकि अगर वो हॉट होगा तो बाकी दोनों प्रोडक्ट सेम है, सिर्फ NaClO3 बनेगा NaOCl की जगह पे।
आई होप दिस इज क्लियर। अब आपको ये याद रहेगा कि ये हमने कैसे फॉर्म किए। ठीक है, परफेक्ट, गुड। अब हम इन्हीं दोनों रिएक्शंस को देखते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस आगे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दूसरा पार्ट क्या था, दूसरे पार्ट में हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन की रिएक्शन थी। तो रिमेंबर कि NaOH क्या है, अल्कली है। सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, अल्कली है। तो अल्कली की क्लोरीन के साथ रिएक्शन सिमिलर रिएक्शन है। तो यहाँ पे जो ड्राई स्लेट लाइम के साथ रिएक्शन है उसको आप सिर्फ इतना याद रख लो कि जैसे डाइल्यूट और कोल्ड NaOH के साथ रिएक्शन हुई थी, बिल्कुल वैसे ही ड्राई स्लेट लाइम के साथ क्लोरीन की रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे NaOH के साथ NaCl और NaOCl और वाटर बना था। सिमिलरली अब कैल्शियम के साथ क्या बनेगा, कैल्शियम का क्लोराइड बनेगा। सिमिलरली कैल्शियम का हाइपोक्लोराइड का सॉल्ट बनेगा। अब यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +2। यहाँ पे Na के ऊपर +1 था तो ये OCl था। यहाँ पे कैल्शियम के ऊपर 2 चार्ज है तो ये OCl ट्वाइस बन गया और साथ ही में वाटर। आसान है याद रखना, अब कुछ भी नया नहीं ना याद किया, गुड। तो आप याद रख सकते हो कि NaOH के साथ सिमिलर ही रिएक्शन KOH की होगी। इनफैक्ट कोई भी अल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड होगा तो सिमिलर रिएक्शंस शो करेगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल कैल्शियम के जैसे ही कंपाउंड्स को फॉर्म करेंगे। ठीक है, आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, गुड। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो कि आप प्लीज हमेशा याद रखना, वो ये है कि ब्लीचिंग पाउडर का आपको बहुत जगह पे फॉर्मूला पूछा जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम स्लेट लाइम और क्लोरीन की रिएक्शन के साथ फॉर्म करते हैं। पहला तो एक आपने इसकी प्रेपरेशन रिएक्शन को सीख लिया, ठीक है। मगर जो ये ब्लीचिंग पाउडर बनता है, वेल इसमें कुछ कैल्शियम क्लोराइड भी रह जाता है, हम उसको सेपरेट आउट नहीं कर पाते। कुछ अनरिएक्टेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी रह जाता है और साथ में उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं 2H2O। तो ये कंप्लीट ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ये है। और बहुत जगह पे आपको जो फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर का मिलेगा वो मिलेगा CaOCl2। ठीक है, ये फॉर्मूला भी सही है। कहीं जगह पे आप इसको टेक्निकल डिफरेंस मान लेते हैं, हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बट दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा Cal पॉजिटिव OCl नेगेटिव। ठीक है, तो हम कहते हैं कि क्लोरीन की यहाँ पे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। तो दोनों ही तरह से these are both correct as far as your examination they are concerned। मगर अगर ब्लीचिंग पाउडर का आपको फॉर्मूला लिखना है तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ये रहेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स अ सॉल्ट ऑफ एन ऑक्सो एसिड एज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। द एनहाइड्राइड ऑफ दैट सॉल्ट इज। ठीक है, तो आपके पास ब्लीचिंग पाउडर है। अब आपको मालूम है कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2 ट्वाइस। अब ये किस ऑक्सो एसिड का सॉल्ट है, आपको मालूम है किस ऑक्सो एसिड का सॉल्ट है, ये कहां से आया था, OCl नेगेटिव। क्या मूव करके उसकी जगह पे कैल्शियम लगाया हमने, H पॉजिटिव को रिमूव करके उसकी जगह पे हमने कैल्शियम लगाया। तो ऑक्सो एसिड कौन सा है, इसमें HOCl है। और आपको बताना है कि उसका अब एनहाइड्राइड क्या होगा। ठीक है, तो आप इसको पहले खुद से बताइए फिर हम बात करते हैं। ऑलराइट, तो वेल इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। इसका एनहाइड्राइड जो है वो है Cl2O। अब एनहाइड्राइड का मीनिंग क्या होता है, एनहाइड्राइड का मीनिंग ये होता है कि इसमें जितना भी वाटर प्रेजेंट है अगर हम उसको निकाल दें तो अब हम उसको क्या बोलेंगे, एनहाइड्राइड। ऑलराइट, तो हमारे पास जो ऑक्सो एसिड बना वो है HOCl। अब इसमें से आपको अगर वाटर निकालना है तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक ही H है। अगर एक ही H है और H2O निकालना हो तो ऑब्वियसली आपको इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, राइट। तो 2 मॉलिक्यूल्स लोगे तो आप अंडरस्टैंड करो HOCl और HOCl। इसमें से आपने H2O को माइनस करना है, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा Cl2O। तो ये क्या बन गया, इसका एनहाइड्राइड। ठीक है, वेरी गुड, गुड। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे तो पहली जो रिएक्शन गिवन है दैट इज क्लोरीन एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल वैसे ही क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने वाला है जैसे NaOH करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है। तो आपके लिए पहली रिएक्शन अब बहुत आसान हो गई। ठीक है, अब इसके बाद
आगे X और बेरियम हाइड्रोक्साइड और वाटर बन रहा है, ये X आगे H2SO4 के साथ रिएक्ट करके Y फॉर्म कर रहा है, और Y को जब हम हीट करते हैं तो ZH2O और ऑक्सीजन बनेगा, और आपको बताना है कि Y एंड Z क्या है। तो आप इसको पहले खुद से ट्राई कर सकते हैं। ऑलराइट, अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी चॉइस। बी चॉइस कैसे आई, अब हम ये अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले क्लोरीन को बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप जब रिएक्ट कराओगे तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो बेरियम क्लोरेट बनेगा या बेरियम हाइपोक्लोरेट बनेगा, राइट। तो BaClO3 ट्वाइस भी बनता है और बेरियम ClO ट्वाइस भी बन सकता था, क्योंकि यहाँ पे हमें ये मेंशन नहीं है कि इसकी कंडीशंस क्या थी। तो हम दोनों को ही अगर एज्यूम करें तो उसके बाद अगर ये रिएक्ट करे आगे H2SO4 के साथ, ये फॉर्म करेगा HClO3। अगर ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा HClO, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चॉइसेस देखोगे तो HClO वाली कोई चॉइस ही नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी रिएक्शन में क्या बन रहा है, बेरियम क्लोरेट बन रहा है, और बेरियम क्लोरेट H2SO4 के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, HClO3 बनेगा और बेरियम सल्फेट बनेगा, ठीक है। अब HClO3 को जब हम हीट कर रहे हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है, ClO2 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ऑलराइट, अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको, मैं इसके लिए आपको कोई ट्रिक नहीं दे पाऊंगी, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। अदरवाइज हमारे पास ऑक्सो एसिड्स को हीट करने पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड, अकेला अगर एनहाइड्राइड बन रहा हो, साथ में ऑब्वियसली वाटर, ये ऑक्सीजन नहीं होता। तो इसके लिए मेरे पास आपकी एक ट्रिक भी है जो कि मैं आपको आने वाले क्वेश्चन में बताने वाली हूँ, ठीक है। बट ये वाला रिएक्शन आपको याद ही करना पड़ेगा। All right, question number 11. A greenish yellow gas reacts with an alkali to form, an halate, which can be used in fireworks and safety matches. The gas and the halate ion respectively are. तो सबसे पहले अब यहाँ पे greenish yellow gas दी हुई है, तो वो आपका काम पहले ही आसान हो जाना चाहिए, क्योंकि वो कौन सा होगा, वो होगा क्लोरीन, ठीक है। और अगर ब्रोमीन है तो वो गैस नहीं है, आयोडीन है वो गैस ही नहीं है, तो इसलिए आपके पास कोई सेकंड थॉट नहीं है। तो बी और डी चॉइस में से आपको कोई चूज करना है, और वो बता भी रहा है कि वो हेलेट फॉर्म करता है। आपको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि हेलेट और हाइपो हेलाइट आयन में क्या फर्क है। तो यहाँ पे हेलेट क्या होगा, ClO3 नेगेटिव होगा। अगर हेलाइट आयन हो तो ClO2 नेगेटिव होगा, और हाइपोहेलेट होगा तो माइनस, हाइपोहेलाइट। उसको याद करने का भी एक तरीका आपको बता देती हूँ कि हमारे पास HClO3 है, ठीक है। तो ये क्या है, क्लोरिक एसिड। जब भी आपके पास एक इक एसिड होता है और आप उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जब एनायन फॉर्म करोगे तो इस इक की जगह पे 8 लगा दो, ऑलराइट। तो ये क्या बन जाएगा, हेलेट आयन। अगर आपके पास HClO2 है तो ये क्या है, क्लोरस एसिड। अब इस अस की जगह पे जब भी आपको एनायन बनाना है तो उसकी जगह पे आइट लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोराइट आयन या हेलाइट आयन, ऑलराइट। तो सिमिलरली जैसे कि आपके पास H2SO4 है तो HSO4 2 नेगेटिव क्या होता है, सल्फेट आयन होता है। H2SO3 क्या होता है, SO3 2 नेगेटिव क्या हो जाएगा, सल्फाइट। तो 8 और 8, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, ऑलराइट। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा, KClO3, क्योंकि आपको हेलेट आयन फॉर्म करना था, और ये हेलेट आयन KClO3 किसमें यूज करते हैं, फायरवर्क्स एंड सेफ्टी मैचेस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी बी चॉइस। The gas is going to be chlorine. The halate ion which is used is KClO3. Chlorine plus KOH से हमें मिलेगा KClO3. KCl और water बिल्कुल वैसी ही रिएक्शन होगी जो कि आपने NaOH के लिए भी देखी थी. Bromine is reddish liquid and iodine is going to be a violet solid, so they can be ignored. Next question है, the incorrect match is COCl2 is phosphine, SO2Cl2 is thionyl chloride, ClCH2CH2S, CH2CH2Cl this is mustard gas, and H2SO5 this is Carros acid. इसमें से आपको इनकरेक्ट नेमिंग और फॉर्मूला बताना है क्या है।
तो वेल इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी चॉइस। SO2Cl2 को हम सल्फ्यूराइल क्लोराइड बोलते हैं और थायोनिल क्लोराइड इज SOCl2। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉस्फीन प्लीज डू रिमेंबर एक पॉइजनस गैस है जिसे हम क्लोरीन से फॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली मस्टर्ड गैस भी एक पॉइजनस गैस है जिसे हम क्लोरीन से फॉर्म कर सकते हैं। SO2Cl2 सल्फर डाइऑक्साइड, अगर ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड हो और साथ में क्लोरीन हो, इनकी रिएक्शन से ये बनता है SO2Cl2 which is sulfuryl chloride and H2SO4 is carose acid। ये आपको सल्फर के ऑक्सो एसिड्स में स्टडी करना है, दैट विल बी ग्रुप 16। All right, next question. Select the nature or the type of the redox change in the following reaction. Cl2 से बना ClO नेगेटिव और Cl नेगेटिव। सो ये अब आपके लिए आसान होना चाहिए कि ये कैसी रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर या नन ऑफ द अबव। तो वेल इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए। ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, एक ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस भी होता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और यहाँ पे -1। तो ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में चला गया, एक कम वाली एक ज्यादा वाली, एक तरफ ऑक्सीडेशन हुई एक तरफ रिडक्शन। ठीक है, अब इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स चेंज क्या होती है, एक ऐसी चेंज जिसके अंदर एक एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड की ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाए। ठीक है, और इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, इसमें मीनिंग क्या हो गया कि आपके पास एक कंपाउंड है, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, उनमें से एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, दूसरे की रिडक्शन होगी। जबकि इंटरमोलिकुलर के अंदर आपके पास 2 रिएक्टेंट्स होंगे, एक रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन होगी और दूसरे की रिडक्शन। Next question है ClO2. This is an anhydride of HClO2, HClO3. A mixed anhydride of HClO2 and HClO3, a mixed anhydride of HClO3 and HClO4. So ये वो क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको एक ट्रिक सिखाने वाली हूँ कि कैसे आप ढूंढ सकते हो कि कोई भी एनहाइड्राइड किस ऑक्सो एसिड से बना हुआ है। बहुत अच्छी ट्रिक है जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इस क्वेश्चन में और बहुत सारे क्वेश्चंस में। सो पहले आप खुद से डेफिनेटली पहले ट्राई कर लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। सो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या है, वेल करेक्ट आंसर है सी चॉइस, ClO2। दिस इज अ मिक्स्ड एनहाइड्राइड ऑफ HClO2 एंड HClO3। अब हमें ये कैसे मालूम होता है, वेल हमें ये मालूम है इसकी एक KOH के साथ रिएक्शन से। तो KOH के साथ जब ClO2 रिएक्ट करता है तो दिस फॉर्म KClO2, KClO3 एंड वाटर, राइट। तो इससे हमें ये मालूम लगा कि ये एक ऑक्सो एसिड से नहीं बना हुआ है, ये 2 ऑक्सो एसिड से बना हुआ है। मगर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सिंपल एनहाइड्राइड है या मिक्स्ड एनहाइड्राइड है और फिर उसके ऑक्सो एसिड कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, तो हम देखते हैं कि एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेल आपको करना क्या है, यहाँ पे जो आपका कंपाउंड गिवन है उसमें आप चेक करो कि जो सेंट्रल एटम है उसका ग्रुप नंबर क्या है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अगर तो ग्रुप नंबर इवन है या और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑड है तो वो एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड होगा। अगर ग्रुप नंबर ऑड है और ऑक्सीडेशन स्टेट इवन है तो वो एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड होगा। अगर ग्रुप नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ही इवन या दोनों ही ऑड हो तो वो एक सिंपल एनहाइड्राइड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे ClO2 को देखते हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन का ग्रुप नंबर है 17 और ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। तो एक ऑड है एक इवन है, इसका मतलब है ये एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। अगर मैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ले लूं तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ग्रुप नंबर 14 और कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 दोनों ही इवन है, तो ये एक सिंपल एनहाइड्राइड। ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सिंपल एनहाइड्राइड और मिक्स्ड एनहाइड्राइड कौन सा होगा। अब जो भी एक सिंपल एनहाइड्राइड हो उसमें जब आप वाटर को डालोगे, लेट मी शो यू। ठीक है, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, आपने इसमें वाटर को डाला। ठीक है, तो ये क्या ऐड कर दो, सिंपली
H2CO3। तो इससे बनने वाला ऑक्सो एसिड क्या है? H2CO3। इसको हम कंफर्म कैसे करेंगे? वेल, कंफर्म करने के लिए अगर एक सिंपल एनहाइड्राइड हो, उसका जो ऑक्सो एसिड होता है उसमें दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगी। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे भी +4 और कार्बोनिक एसिड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन +4। तो सिंपल एनहाइड्राइड में और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सो एसिड में सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहती है, ठीक है। और सिंपली वाटर ऐड करने पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मगर अगर हम ClO2 में देखें, आप अगर वाटर डालोगे तो क्या बनेगा? H2Cl O3। ऐसा कोई भी क्लोरीन का ऑक्सो एसिड नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करें? हमें नहीं समझ में आता कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पे आपको जो ट्रिक यूज करनी है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सो एसिड के लिए, पहले आपने आइडेंटिफाई कर लेना है कि वो मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, इसका मतलब है 2 ऑक्सो एसिड से बना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें एक +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कर दो, एक -1 कर दो। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +4, हमने किया +1 तो +5 और -1 किया तो +3। तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सो एसिड्स आप लिख दोगे, तो ये इन्हीं दोनों ऑक्सो एसिड्स का मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि आपको कैसे करना है। So next question है, select the incorrect statement. Ionization enthalpy of helium is less than that of neon. Chlorine has a greater electron affinity than fluorine. Order for acidity is HClO, फिर HClO2, HClO3 और सबसे कम HClO4. There are 32 elements in the period 6. So आपको incorrect statement बतानी है. So choose your answer wisely. So well, हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है सी चॉइस। द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज HClO4 की सबसे ज्यादा होगी और HClO की सबसे कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहली वाली चेक कर लेते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, हीलियम की नियॉन से ज्यादा होगी, क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि फ्लोरीन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होंगी, सो इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी HClO4 का सबसे ज्यादा होता है, आई जस्ट नाउ एक्सप्लेन यू दैट। और उसके बाद हमारे पास 32 एलिमेंट्स हैं पीरियड 6 में, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आप इसको कैसे याद रखोगे। बट बिफोर मैं आपको उस क्वेश्चन को बताऊं, उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जिसे हम साइमल्टेनियसली इकट्ठे ही डिस्कस करेंगे, हमारा टाइम सेव होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग HClO, HbRO, HIO। और आपको चूज करना है वो ऑर्डर। तो वेल, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए चॉइस, HClO सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, फिर HbRO और फिर HIO। तो लेट अस अंडरस्टैंड नाउ दीज टू क्वेश्चंस। सो सबसे पहले हमारे पास जब भी एसिड स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन्स ढूंढनी है तो दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला, जहां पे एसिड स्ट्रेंथ आपको ऑक्सो एसिड्स की ढूंढनी है, हेलोजन एटम सेम होगा मगर वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होगा, जैसे कि HClO4, HClO3, HClO2 और HClO में है। तो यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर +5, फिर +3 और +1। तो हेलोजन सेम है मगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हो तो वेल उसमें आपको जो ऑर्डर लिखना है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज विद अ इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ऐसा क्यों होता है मैंने उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है अपने ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस इन द प्लेलिस्ट इनऑर्गेनिक मेड इजी। ऊपर आपको इसका लिंक भी दिखाई दे जाएगा, तो प्लीज आप उसको वहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको ट्रिक बताई है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगी तो ऑक्सो एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। और दूसरी चीज जो यहाँ पे हमें देखनी है वो है कि अगर हेलोजन का एटम डिफरेंट हो मगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो, जैसे कि हमने यहाँ पे HClO, HbRO, HIO को लिया, यहाँ पे आपको HClO2, HbRO2, HIO2, HClO3, HbRO3, HIO3 का भी कंपैरिजन पूछा जा सकता है। मगर यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि हेलोजन का एटम अगर डिफरेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सेम है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी
decreasing with a decrease in electronegativity, या आप कह सकते हो this is going to decrease with increase in the atomic size of the central atom. ठीक है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, या साइज सबसे छोटा है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। HClO की HBRO से और HBRO की HIO से एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। सिमिलरली ClO4 की HbRO4 से ज्यादा और HbRO4 की HiO4 से ज्यादा। सो हमेशा याद रखना ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है, हेलोजन सेम है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी ज्यादा होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक सिमिलर ऑक्सो एसिड्स के ट्रेंड्स को लेकर है कि कंसिडर द फॉलोइंग पर हेलेट आयन इन द एसिडिक मीडियम ClO4 नेगेटिव, BrO4 नेगेटिव, IO4 नेगेटिव, और उनको आपको अरेंज करना है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग पावर। सो चूज योर आंसर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी चॉइस। सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर है BrO4 नेगेटिव की, फिर IO4 नेगेटिव की, और फिर ClO4 नेगेटिव की। अब हमें ये कैसे मालूम लगता है? वेल, ये आपको याद रखना पड़ेगा वेरी इंपॉर्टेंटली। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको ये याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वैल्यूज है ये आई हैं इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से। जितना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, उतनी पर हेलेट आयन की टेंडेंसी होगी टू गेट रिड्यूस्ड। इसका मतलब है so stronger it will be acting as an oxidizing agent. BrO4 नेगेटिव का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, फिर IO4 नेगेटिव का, और फिर ClO4 नेगेटिव का। सो ये आपको ऑर्डर याद करना है। इसको हमने अगेन डिटेल में डिस्कस किया है, जहां पे मैंने ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस वाला लेक्चर लिया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेड इजी में। सो आप इसको वहां पे भी डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। So mercury on treatment with aqua regia is the next question कि ये प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा मर्क्यूरिक नाइट्रेट, मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक नाइट्राइड और Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड। तो क्या आंसर होगा इसका? प्लीज टू अटेम्प्ट इट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी चॉइस, मर्करी ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वा रिजिया दिस फॉर्म्स मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो सबसे पहले एक्वा रिजिया क्या है? एक्वा रिजिया इज HNO3 एंड HCl इन द रेशियो ऑफ 1:3। प्लीज इंपॉर्टेंटली ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। तो रिएक्शन आप यहाँ पे याद कर सकते हैं कि मर्करी HNO3 और HCl के साथ रिएक्ट करके HgCl2 फॉर्म करेगा, साथ में NO और वाटर। सिमिलरली आपको एक्वा रिजिया की गोल्ड और प्लैटिनम के साथ भी रिएक्शंस को याद रखना है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एन एग्जांपल ऑफ अ हैलाइड ओर इज गैलिना, बॉक्साइट, सिनाबार एंड क्रायोलाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जितने भी ग्रुप्स में सब ओर्स के नाम दिए हुए हैं वो आप लोगों को याद रखने हैं। ये बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन डाला कि आप ये भूलो नहीं कि आपको ये सब ओर्स को याद रखना है। सिर्फ यही 4 नहीं, जितने भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ग्रुप्स में दिए हैं और एक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में जितने भी ओर्स गिवन है, आपको उन सब ओर्स की कॉम्पोजिशन को याद करना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वेल वो है डी चॉइस। सबसे पहले क्रायोलाइट Na3Al F6, तो यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, सो दिस इज अ हैलाइड ओर। गैलेना इज PbS, ये एक सल्फाइड ओर है। सिनाबार HgGs मर्करिक सल्फाइड, ये हो गया आपके पास सल्फाइड ओर। और बॉक्साइट इज Al2O3 2H2O, दिस इज एन ऑक्साइड ओर। अब बहुत फ्रिक्वेंटली ओर्स के ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखोगे, सो प्लीज अच्छे से याद कीजिएगा। सो ऑप्शन यहाँ पे डी चॉइस है। और अगर हम यहाँ पे हेलोजेंस की बात करें तो लेट मी शो यू कि आपको कौन से ओर्स को याद करना है। सबसे पहले क्रायोलाइट Na3Al F6, फिर आपको फ्लोरस्पार कैल्शियम फ्लोराइड, फ्लोर एपेटाइट, 3 कैल्शियम फॉस्फेट डॉट कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है, तो 3 मोल्स कैल्शियम फॉस्फेट के, एक कैल्शियम फ्लोराइड का इस फ्लोर एपेटाइट, और फिर कार्नेलाइट इस KCl MgCl2 6H2O। तो ये है जो हेलोजन से रिलेटेड ओर्स हैं, पर आपको सब ओर्स को याद करना है। The next question is the number of sp hybridized atoms in pseudo halogen cyanogen is R। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप इसको ट्राई कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं।
सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4। इसमें 4 एटम्स हैं और चारों के चारों sp हाइब्रिडाइज्ड है। बट उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक सूडो हेलोजन क्या होता है। तो सूडो हेलोजन वो पॉलीएटॉमिक एनोलॉग्स हैं हेलोजन्स के, जिनकी केमिस्ट्री रिजेंबल करती है हेलोजन से, और वो इसलिए हम उनको हेलोजन्स की जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। और इन जनरली कंपाउंड्स में आप देखोगे कि नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, जैसे कि साइनोजन, दिस इज CN होल ट्वाइस। ठीक है, साइनोजन इज CNO ट्वाइस। इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, दोनों कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो चारों के चारों sp हाइब्रिडाइज्ड होंगे। अब यहाँ पे आपको मैंने जब सूडो हेलोजन बोला तो आपको एग्जांपल देती हूँ HCN। ठीक है, या आप कह सकते हो साइनाइड आयन। जो साइनाइड आयन है वो क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन के काफी सिमिलर है। तो जैसे कि साइनाइड आयन HCN फॉर्म करेगा, वैसे ही क्लोराइड आयन HCl फॉर्म करेगा, ब्रोमाइड आयन HBr फॉर्म करेगा। इनकी जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर है। ठीक है, इसलिए हम इनको बोलते हैं सूडो हेलोजन्स। सो ये NCERT टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है, मगर NTA मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन था। सो इट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो इससे हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। हमने आज 20 क्वेश्चंस किए और उससे आई होप कि आपका ग्रुप 17 एलिमेंट्स की काफ़ी ज़्यादा रिवीजन भी होगी। बट फिर भी प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप अपनी NCERT टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़िए, एक एक रिएक्शन को ज़रूर याद कीजिएगा। मगर जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमने वहाँ पे इस NTA के मॉक टेस्ट क्वेश्चंस के साथ आज रिवाइज किए। हम और ऐसे भी लेक्चर्स आपके लिए पोस्ट करने वाले हैं। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि जब भी हम नया लेक्चर आपके लिए पोस्ट करें तो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू। सो सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।